जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपन अपने पुराने टॉपिक पर आते हैं। हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था वो प्राणियों में जनन की बात की थी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। और लास्ट तक अपन ने कहा था कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की अपन बाद में बात करेंगे। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। युग्मकों का निर्माण हमने किया था, युग्मनज हमने बना दिए थे, विदलन की प्रोसेस हो गया था, गैस्ट्रुला बाउन हो गए थे, भ्रूण बना दिए। अब हम बात करेंगे ये सब प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है। तो आज हमारा रहेगा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और किस में बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो डायग्राम, तो ये जो डायग्राम है इसी फेज के अंतर्गत हम पूरे पोर्शंस की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन देखें तो एक नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं जो डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है। और उन्हीं प्रोसेस नर जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है वृषण। क्या होता है, वृषण होता है। और देखो बेसिक हम बात करें तो वृषण जो होता है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्योंकि वृषण होगा तो ही सीधी सी बात है स्पर्म बन पाएंगे। क्योंकि वृषण के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान या शुक्र जनन प्रक्रिया के दौरान स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु बनते हैं। और ये जो शुक्राणु है किसमें बन रहे हैं, टेस्टिस में, इसलिए क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत एक हम डाल दें सेक्स हार्मोन। क्या डाल दें, सेक्स हार्मोन। अर्थात प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दौरान कितने पोर्शंस होते हैं, दो पोर्शन। एक तो टेस्टिस होगा और एक क्या होंगे, सेक्स हार्मोन। और सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करें तो सेक्स हार्मोन जो होते हैं अपने पास में वो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। इसके अलावा बचा कुचा जो मार्ग है, चाहे हम अधिवृषण की बात करें, चाहे शुक्रवाहिनी की बात करें, चाहे अपने पास में मूत्र मार्ग की बात करें, ये सब अपने पास में होते हैं एसेसरी डक्ट। क्या होती हैं, एसेसरी डक्ट होती है, अर्थात सहायक नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से वृषण के अंदर बना जो मटेरियल है, क्या बन रहा था, शुक्राणु, उसको इन नलिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं इन नलिकाओं के माध्यम से शुक्राणु जो होता है गमन करते हुए शिशन तक पहुंच जाता है। समझ गए बात को। तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगी, एसेसरी डक्ट हो जाएगी। समझ गए। इसके अलावा एक होती है शुक्राशय और एक है सहायक जनन ग्रंथियां। इन्हें हम एसेसरी ग्लैंड के रूप में जानते हैं, अर्थात ये सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। इन एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो सहायक जनन ग्रंथियों में दो ग्रंथियां और होती है, एक होती है ग्लैंड और एक होती है काउपर ग्लैंड। क्या होती है, काउपर ग्लैंड। और ये जो काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या होती है, सहायक जनन ग्रंथि। इनमें एक और आती है, वो कौन होती है, शुक्राशय। और एक्सटीरियर जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सिसन। अर्थात जो स्पर्म बन रहा था उसको बाहर लाने का काम कौन कर रहा है, सिसन कर रहा है। तो इस प्रकार से नर जनन तंत्र के अंतर्गत ये पोर्शंस पाए जाते हैं। यहां आप देखोगे तो यहां पर अपन ने उन्हीं सब पोर्शंस का क्या किया है, जिक्र किया है। ये अपन ने यहां पर सिसन बनाया है। इस सिसन के साथ में यहां पर अपन ने यूरिन को बाहर निकालने का और सीमन को बाहर निकालने का क्या बनाया है, मार्ग बनाया। इसकी हम बात करेंगे, इस डायग्राम पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। एक डायग्राम और बनाते हैं वृषण की आंतरिक काट का, फिर स्टडी करते हैं पूरे। अब हम बात करते हैं वृषण पे, बात करते हैं वृषण क्या है और वृषणों का क्या काम है, वृषणों का क्या योगदान होता है। तो देखो वृषण के लिए बात करें तो सबसे पहले हमने बात की कि वृषण जो होते हैं वो मनुष्य के प्राथमिक नर जननांग होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं कि इनके बिना जनन असंभव है। क्योंकि शुक्राणु ही नहीं बनेंगे तो सीधी सी बात है जाइगोट कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर शुक्राणु बनेंगे तभी तो अंडाणु से मिलेंगे। इसलिए अपने को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, पहली बात। इसके अलावा ये वृषण जो होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसके अलावा आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है। क्या होती है, अंडाकार होती है।
दूसरी बात करें, इनकी जो आकार है, आकार में देखो लेंथ की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। कितने होते हैं? 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, और इनका जो वेट होता है वो 10 से 20 ग्राम होता है। कितना होता है? 10 से 20 ग्राम होता है। इसके अलावा देखो वृषणों के लिए हम बात करें कि वृषण पाए कहां जाते हैं या वृषण को रखा कहां जाता है, तो वृषणों को सैक्रोटम में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? स्क्रोटम में रखा जाता है। और वृषण के लिए हम कह सकते हैं कि वृषण जो होती है एक थैले समान संरचना होती है। कैसी होती है? थैले समान संरचना होती है, पाउच लाइक संरचना होती है। अर्थात एक बैग बना होता है, उस बैग के अंतर्गत दो शुक्राणुओं को, दो वृषणों को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वृषण जो होते हैं पेयर्ड में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर्ड में होता है। कितना पेयर्ड होता है? एक पेयर। एक पेयर का मतलब जोड़ा हो गया। जोड़े में कितने होते हैं? 2। अर्थात 2 वृषण पाए जाते हैं। और ये वृषण जो होते हैं कहां रखे जाते हैं? स्क्रोटम में रखे जाते हैं, अर्थात वृषण कोश में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं? वृषण कोश में रखे जाते हैं। और ये वृषण कोश कैसा होता है? थैले समान होता है। कैसा होता है? थैले समान होता है। इसके लिए आप बात करें कि ये जो वृषण कोश होता है वो कहां पाया जाता है, तो वृषण कोश जो होता है शरीर के बाहर दोनों टांगों के बीच में स्थित होता है, या ये कह सकते हैं दोनों टांगों के बीच में एक थैले समान संरचना लटकी होती है। उसके अंदर क्या होते हैं? वृषण होते हैं। क्या होते हैं? वृषण होते हैं। अर्थात ये सैक्रोटम का हिस्सा हो गया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस है। वन साइडेड व्यू है, इसलिए अपने पास में केवल क्या दिख रहा है? एक सैक्रोटम दिख रहा है और एक ही टेस्टिस शो हो रहा है। तो ये दोनों टांगों के बीच में लटका होता है। इसके अंदर क्या रखे होते हैं? वृषण रखे होते हैं। और इन्हीं वृषणों के अंतर्गत क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। समझ गए बात को? अब बात करें कि इनको शरीर से अलग रखने के पीछे का तात्पर्य क्या है? अंदर क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि सभी चीजें शरीर के अंदर है, तो इसी को बाहर क्यों रखा जा रहा है? तो रीजन ये होता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं और अपनी बॉडी के जो उदर गुहा का तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और इस ज्यादा की वजह से शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। शुक्राणु परिपक्व नहीं होंगे। अब शुक्राणु नहीं बनेंगे तो सीधी सी बात है जाइगोट नहीं बनेगा। इसलिए बॉडी से क्या रखा जाता है? बाहर रखे जाते हैं। अर्थात ये सैक्रोटम जो होता है इस टेस्टिस का लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को क्या करता है? कम करता है, जिससे टेस्टिस आसानी से किसका परिपक्वन कर लेते हैं? शुक्राणुओं का परिपक्वन कर लेते हैं। और ये जो शुक्राणु होते हैं करीब मानव शरीर के अंतर्गत लगभग 72 दिनों तक जीवित रहते हैं। कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? 72 दिनों तक जीवित रहते हैं। लेकिन अगर इन शुक्राणुओं को एक बार शरीर से बाहर विसर्जित कर दिया तो ये करीब 2 से 3 दिन ही जीवित रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 से 3 दिन ही जीवित रहते हैं। तो इन सैक्रोटम का मेन काम क्या है? टेस्टिस को अनुकूलतम वातावरण प्रदान करने का, जिसमें इनका जो वातावरण है करीब टेम्परेचर जो होता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझे बात को? इसके अलावा हम बात करें ये जो टेस्टिस होता है इसका काम क्या है, तो टेस्टिस के काम के लिए हमने बातें की कि टेस्टिस जो होता एक तो अपने पास में किसका निर्माण करेगा? स्पर्म का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? स्पर्म का निर्माण करेगा। और इसके अलावा यही टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को बनाता है। टेस्टोस्टेरोन अर्थात सेक्स हार्मोन पाया जाता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है सेक्स हार्मोन, ये नर के अंतर्गत द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, अर्थात ये कह सकते हैं दाढ़ी मूंछों का आना, इसके अलावा आवाज का भारीपन होना, शरीर क्या होना? बलिष्ठ होना, और हम ये कह सकते हैं अंडर आर्म्स पर रोम युक्त संरचना का बनना। ये सब किसकी देन है? टेस्टोस्टेरोन की। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो सीधी सी बात है दाढ़ी मूंछ क्या आएंगी? कम आएंगी। शरीर बलिष्ठ नहीं होगा, आवाज पतली रहेगी, लड़कियों के जैसे निकलेगी, बहुत धीमी आवाज आएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये सब किसके लक्षण है? टेस्टोस्टेरोन के। इसके अलावा बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये जो वृषण है या ये जो वृषण कोश है वो शरीर के अंदर यानी उदर गुहा में ही रह जाता है। इसके लिए हम बात करें हाथी की, डॉल्फिन की या समुद्री गाय की, इन सब में वृषण कोश कहां रहते हैं? उदर गुहा के अंदर रहते हैं। और अगर किसी जीव के अंदर, जैसे मनुष्य की बात करें, अगर मनुष्य के अंतर्गत ये
वृषण कोश जो है उदर गुहा से नीचे नहीं आते हैं, दोनों टांगों के बीच में नहीं आते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रिडिज्म कहते हैं। और क्रिप्टोक्रिडिज्म के अंतर्गत शुक्राणु नहीं बनेंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, जिससे शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं होगा। तो इस प्रावस्था को अपन क्या कह सकते हैं? क्रिप्टोक्रिडिज्म कह सकते हैं। समझ गए बात को? इसके अलावा वृषण की बात करें तो वृषण जो होता है दो भागों में, यानी दो आवरण युक्त संरचना पाई जाती है। कितने आवरण युक्त पाई जाएंगी? दो आवरण युक्त। इन दो आवरण युक्त संरचना में पहला जो आवरण होगा, बाहरी आवरण, वो होगा ट्यूनिका वेजाइलस का। किसका होगा? ट्यूनिका वेजाइलस का। और आंतरिक जो आवरण होगा इसका, वो होगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। किसका होगा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ना, ये अंदर की तरफ क्या हो जाती है? वलित हो जाती है। देखो ये जो संरचना दिख रही है आपको, वलित संरचना दिख रही है, ये सारी किसकी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की है। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है बेटा, ये यहां पर वलित होकर के छोटी छोटी पालियां बनाती है। देखो ये छोटी छोटी क्या बना रही है? कोष्टक बना रही है। और इन कोष्टकों की संख्या जो होती है, एक वृषण के अंतर्गत लगभग 250 से 300 होती है। क्या होती है? 250 से 300 होती है, क्योंकि ये वृषण पालियां जो होती है, इनके अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, वो क्या काम करती है? शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गई वृषण की बात। अब हम बात करें यहां और क्या पाया जाता है। तो देखो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, क्योंकि यहां पर अपने पास कोशिकाएं कौन सी होती है? 2n। इनमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होगा। और इस मियोसिस विभाजन के दौरान अपने पास में क्या बनाते हैं? एन युग्मक बनाते हैं। और ये जो एन युग्मक है ना, यही क्या काम करते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। यही क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। समझ गए बात को? इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक और अनुप्रस्थ काट बनाते हैं और फिर चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहां वृषण की अनुप्रस्थ काट में और बात करें तो दो मेन संरचनाएं और दिखती है। एक होती है लीडिंग सेल्स, एक होती है सर्टोली सेल्स। एक होती है लीडिंग सेल्स, एक होती है सर्टोली सेल्स। लीडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स दोनों को हम एक ही पोर्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि इन जर्म सेल्स के अंतर्गत दो पोर्शंस दिखते हैं, एक सर्टोली सेल्स का और एक लीडिंग सेल्स का। लीडिंग सेल्स जो होती है, यहां पर टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। किसका करती है? टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, जिससे मनुष्य में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इसके अलावा ये जो सर्टोली सेल्स होती है, इनको हम नर्स कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स कोशिका कहते हैं। अब देखो सर्टोली सेल्स को नर्स कोशिका कह रहे हैं। नर्स का काम क्या होता है? एक पेशेंट का ध्यान रखना। पूर्ण रूप से पेशेंट किसके ऊपर निर्भर है? नर्स पे। और अगर नर्स फीमेल है और पेशेंट क्या है? मेल है, तो उसकी तो क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो जाती है। समझ लो, ध्यान रखने के लिए एक नर्स आई है और नर्स उसका क्या रख रही है? ध्यान रख रही है। तो ये जो नर्स होती है ना, यहां पे किसका ध्यान रख रही है? स्पर्म का। किसका ध्यान रखेगी? स्पर्म का। अर्थात इस स्पर्म को न्यूट्रिशन, इसको सहारा, इसको आलंबन, सब कुछ प्रदान करने का जो काम है वो किसका होगा? सर्टोली सेल का। अर्थात सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्म के लिए एक नर्स कोशिका के रूप में काम कर रही है, यानी उसका देखभाल करने का पूरा जिम्मा जो है वो किसका है? सर्टोली सेल्स का। अब सर्टोली सेल्स कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर्टोली सेल। अब स्पर्म कैसे काम करवाता है, वो भी सर्टोली सेल्स पर डिपेंड होता है। इसके अलावा ये जो सर्टोली सेल्स होती है, कुछ हार्मोनों का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? हार्मोनों का स्राव करती है। और यहां हार्मोनों में बात करें तो देखो ये सर्टोली सेल्स होती है ना, इनहिबिन हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन निकालेगी? इनहिबिन हार्मोन निकालेगी। और ये जो इनहिबिन हार्मोन है ना, ये एफएसएच का प्रतिरोध करता है या एफएसएच को रोकता है। एफएसएच की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है? रोकने का काम करता है। इसके अलावा ये जो सर्टोली सेल्स होती है ना, ये एक ABH को भी बाहर निकालती है। किसको बाहर निकालती है? ABH को।
एबीएच क्या हो गया अपने पास में, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या हो गया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, ये टेस्टोस्टेरोन के सांद्रण को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, सांद्रण को बढ़ा देता है। किसके को, टेस्टोस्टेरोन को। और यहां इस पूरे के अंदर एक द्रव भरा होता है। ये जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंतराली द्रव कहते हैं। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से हम एक टेस्टिस की चर्चा कर सकते हैं। इस पोर्शन की हमने क्या कर ली, चर्चा कर ली। अब आगे कौन कौन से पोर्शन काम करेंगे, उन सब की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट और लीजिएगा। बाद में हम बात करते हैं अधिवृषणों की, एपिडिडमिस की बात करते हैं। और देखो यहां पे आप संरचना देखोगे, इस टेस्टिस के साथ में क्या संलग्न है, एपिडिडमिस है। और ये जो एपिडिडमिस होता है, ये शुक्राणुओं को रखता है। किसको रखता है, शुक्राणुओं को। तो इस एपिडिडमिस के पास में हमने क्या रख दिया बेटा, स्पर्म रख दिया। क्या रख दिया, स्पर्म। और ये जो एपिडिडमिस होता है ना, इन स्पर्म को कुछ समय के लिए, किसके लिए, कुछ समय के लिए केवल, यानी ये कह सकते हैं अस्थायी संग्रह जो किया जाता है, वो किस में किया जाता है, एपिडिडमिस में। अब ये जो एपिडिडमिस होता है ना, इन शुक्राणुओं को रखता है, कुछ समय तक रखता है। और इनको पोषण प्रदान करने का, न्यूट्रिशन प्रदान करने का जो काम है, वो किसके द्वारा, एपिडिडमिस। पहला सर्टोली सेल्स, अब किसके द्वारा, एपिडिडमिस के द्वारा। अब ये जो एपिडिडमिस है ना, शुक्राणु को पोषण भी दे रहा, साथ में इसको योग्यता भी देता है। क्या देता है, योग्यता अर्जन पैदा करते हैं। अर्थात यहां से ये योग्यता लेते हैं और इस योग्यता के दौरान ये सीखते हैं कि किस प्रकार से अंडाणु को भेदना है। यानी अंडाणु को भेदने के लिए शुक्राणु यहां से पोषण प्रदान करता है और से गतिशीलता प्रदान करता है। और सारा काम किसका हो गया, एपिडिडमिस। तो ये एपिडिडमिस जो है, वो इस शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रहा है, गतिशीलता दे रहा है। क्यों, क्योंकि योग्यता अर्जन प्राप्त कर सके। इस एपिडिडमिस की जो लंबाई होती है, वो 6 मीटर की होती है। कितनी होती है, 6 मीटर की होती है। ये टेस्टिस से शुरू होते हैं और आगे की ओर जाकर के वलित होकर के किस में मिल जाते हैं, यूरेथ्रा में मिल जाते हैं, मूत्र वाहिनी के अंतर्गत जाकर के मिल जाते हैं। समझ गए बात को। यहां से चलेंगे और कहां चले जाएंगे, मूत्र वाहिनी में जाकर के ये नली मिल जाती है। वहीं अगर खरगोश की बात करें, तो खरगोश के अंतर्गत यही अधिवृषण की जो लंबाई होती है, वो 3 मीटर की होती है। कितने की होती है, 3 मीटर की होती है। अब हम बात करते हैं अधिवृषण के बाद में शुक्र वाहिनी की। यहां से आप देखोगे, या एपिडिडमिस की बात करें तो एपिडिडमिस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। अगर अधिवृषण के शीर्ष भाग की बात हो रही है, तो उसे हम कह देंगे कैपट एपिडिडमिस। अगर मध्य भाग की बात करें तो उसे हम कह देंगे कार्पस। और वहीं अंतिम भाग की बात करें, पश्चिम भाग की बात करें, तो वो होता है कार्डा एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस के कितने पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन। ये भाग कैपट हो गया, बीच का भाग अपने पास में कार्पट हो जाएगा, और अंतिम भाग क्या हो जाएगा, कार्डा हो जाएगा। वहीं हम बात करें शुक्र वाहिनी की, वॉस डेफरेंस की बात करें, तो वॉस डेफरेंस के लिए हम कह सकते हैं कि अधिवृषण से स्टार्ट होती है और जाकर के मूत्र मार्ग में तो मिल ही रही है, साथ में किस में खुलती है, शुक्राशय में खुल जाती है। कहां खुलती है, शुक्राशय में। और ये जो शुक्र वाहिनी होती है ना, ये सीधा काम करती है शुक्राणु को ले जाने का, शुक्राणु को ले जाने का। अर्थात आपसे पूछ लिया जाए, अधिवृषण से शुक्राणुओं को कौन लेकर जाता है, शुक्र वाहिनी। अधिवृषण से उठाएगी और कहां ले जाकर छोड़ देगी, शुक्राशय में। क्योंकि शुक्राशय में शुक्राणुओं को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अर्थात जब तक शुक्राणु विसर्जित नहीं कर दिए जाते स्खलन वाहिनियों के द्वारा, तब तक शुक्राणु कहां रहते हैं, शुक्राशय में रहते हैं। कहां रहते हैं, शुक्राशय में रहते हैं। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। देखो, शुक्र वाहिनी के बाद में हम बात करते हैं शुक्राशय की। हमने क्या कहा कि ये जो शुक्र नलिका थी या शुक्र वाहिनी जो थी, ये एक सेमिनल वेसिकल या एक थैले समान संरचना में खुलती है,
जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल किसके समान संरचना है, थैले के समान। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, शुक्राणुओं को रखता है, स्टोर करता है, इकट्ठा रखता है, अपने पास रखता है। जिन 72 दिनों की हम बात कर रहे थे वो कहाँ रहेंगे, सेमिनल वेसिकल के अंदर। अब ये सेमिनल वेसिकल कैसी है, थैले समान संरचना। और इस सेमिनल वेसिकल के द्वारा एक द्रव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, द्रव बनाया जाता है। उस द्रव को हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या कहेंगे, सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। और ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है ना बेटा, ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो वीर्य बनाता है। क्या बनाता है, वीर्य, सीमन बनाता है। और सीमन का 60 से 70% जो भाग होता है, अकेला कौन बना रहा है, शुक्राशय। बचा 30% जो भाग होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। क्या बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो एक सहायक जनन ग्रंथि की बात कर रहे थे। तो 30% कौन बनाएगा, प्रोस्टेट। बाकी 60 से 70% कौन बनाएगा, शुक्राशय। अब ये जो वीर्य है, ये सीमन है, इसमें 3 मटेरियल, प्रोटीन होता है, फ्रक्टोज होता है और प्रोस्टेग्लैंडिस होता है। एक तो क्या होगा, प्रोटीन, एक क्या होगा, फ्रक्टोज, एक होगा प्रोस्टेग्लैंडिस। अब यहां देखो, ये जो फ्रक्टोज आ रहा है ना, ये इसको पोषण देता है। क्या देता है, पोषण देता है, जीवित रखता है। अगर फ्रक्टोज नहीं रहेगा तो इसको क्या नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा। पोषण नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रहेगा। और ये जो प्रोस्टोग्लैंडिस है, ये जो प्रोस्टेग्लैंडिस है, ये यहां कर्माकुंचन गति पैदा करता है। कौन सी गति पैदा करता है, कर्माकुंचन गति पैदा करता है। समझ गए बात को। अर्थात ये कह सकते हैं, ये जो वीर्य होता है ना, अर्थात जब नर व मादा के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, अर्थात जब लैंगिक जनन प्रोसेस होता है, उस दौरान नर के द्वारा जो शुक्राणु त्यागे जाते हैं या मादा की योनि में छोड़े जाते हैं, उन शुक्राणुओं को ले जाने के लिए एक द्रव की आवश्यकता होती है। वही द्रव क्या है, वीर्य है। वही द्रव क्या है, वीर्य है। समझ गए बात को। इसके अलावा हम बात करें वीर्य क्या होता है, तो वीर्य नर जननांगों द्वारा स्रावित तरल पदार्थ होता है। ठीक है, यही वीर्य की बात करें तो वीर्य कैसा होता है, गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है, गाढ़ा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, वैसे व्हाइट रंग का दिखाई देता है, लेकिन प्रॉपर व्हाइट ना होकर के कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो वीर्य की बात करें, वीर्य क्या है, नर जननांगों द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ, लिक्विड मटेरियल। कैसा होता है, गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है। दूसरा, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का, व्हाइट नहीं होगा, दिखाई व्हाइट देता है, लेकिन जब उसको प्रॉपर देखते तो कैसा होता है, हल्के पीले रंग का। दूसरा, क्षारीय होता है। और क्षारीय है तो पीएच कितनी होती है, 7.4। कितनी होती है, 7.4 पीएच होती है। और अगर वीर्य की बात करें तो वीर्य में लगभग शुक्राणुओं की संख्या जो होती है 10 करोड़ प्रति ml मिलीलीटर होती है। कितनी होती है, 10 करोड़ प्रति मिलीलीटर होती है। वहीं हम इसके बात करें कि इस वीर्य को लाने वाला कौन है, यहां सेमिनल वेसिकल से लाने का काम कौन करेगा। तो यहां पर देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है, जिसे अपन क्या कह रहे थे, यूरेथ्रा कह रहे थे। और इस यूरेथ्रा की करीब लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। और ये जो यूरेथ्रा, जो मूत्रवाहिनी है, ये किसको लेकर के आती है, वीर्य को लेकर आती है। किसको लेकर आती है, वीर्य को लेकर आती है। इसके अलावा इसी यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्र को भी बाहर विसर्जित किया जाता है। तो ये कह सकते हैं, नर के अंतर्गत वीर्य और यूरिन दोनों एक ही नली के माध्यम से बाहर आते हैं। कोई दूसरी नली नहीं पाई जाती है, कोई दूसरा छेद नहीं पाया जाता है। केवल एक ही छेद होता है जिसके द्वारा यूरिन भी बाहर आता है, और उसी छेद के द्वारा क्या बाहर आता है, सीमन बाहर आता है। क्या बाहर आता है, सीमन बाहर आता है। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। पूरे प्रोसेस के अंतर्गत हमने शुक्राणु बना लिए, शुक्राणु को लेकर आ गए, स्टोर कर दिया। अब हमने बात कर ली, ले जाने के लिए वीर्य चाहिए होता है, लेकिन मादा की योनि में छोड़ने के लिए क्या चाहिए, कि मादा की योनि में किसकी वजह से प्रवेश करेंगे, या इनको कौन लेकर के जाएगा। हमने ये तो कह दिया कि मादा की योनि में जाने के बाद में वीर्य जो होता है उन शुक्राणुओं को लेकर जाता, लेकिन उनको कौन लेकर जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिसन।
क्या है, सीसन। और सीसन जो होता है एक मैथुन अंग होता है। क्या होता है, मैथुन अंग होता है। अर्थात मादा की योनि के अंतर्गत मैथुन अंग के रूप में जो प्रवेश करता है वो कौन होता है, सीसन। मादा की योनि में वीर्य को कौन छोड़ता है, सीसन छोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और देखो इस पेनिस की बात करें तो ये जो पेनिस होता है और इस पेनिस का अग्रभाग जो होता है वो चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। और ये जो चौड़ा भाग होता है इसको अपन ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और इस ग्लॉन्स पेनिस को हम क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं, सीसन मुंडाछद कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर स्किन कहते हैं, सिसन मुंडाछद कहते हैं। ये जो चौड़ा भाग जो दिख रहा है ना आपको, इसे हम क्या कहेंगे, फोर स्किन। और इसी फोर स्किन के अंदर आप देखोगे कि ये एक नली रूपी संरचना आ रही है। ये कौन सी है, यूरेथ्रा है, मूत्रवाहिनी या सीमन को लाने वाली जो नलिका होती है। इसके अलावा बात करें, इस सीसन के अंदर 3 डोरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 3 डोरिया पाई जाती है। इनमें से 2 तो होती है पृष्ठ पार्श्व साइड में, अर्थात साइडों में होती है। ठीक है, पृष्ठ पार्श्व साइड में कौन सी होती है, 2, कार्पोरा केवर्नोसा। कौन सी होती है, कार्पोरा केवर्नोसा। और वहीं अधर भाग में कौन सी होती है, कार्पस स्पोंजियोसोम। कौन सी होती है, कार्पस स्पोंजियोसोम होती है। और ये जो डोरिया होती है ना, इनमें रक्त कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं, जिनमें क्या भरा जाता है, रक्त भरा। सीसन्स के अंतर्गत या इन डोरियों में क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि जब सीसन सामान्य अवस्था में होता है तो इन रक्त कोटरों में क्या भरता है, रक्त। अब जब रक्त भरेगा तो सीधी सी बात है, पेशियां क्या हो जाएंगी, संकुचित। या हम ये कह सकते हैं जब सामान्य अवस्था होती है तो रक्त कोटर क्या होते हैं, खाली होते हैं। और जब सीसन उत्तेजित अवस्था में होता है या इन पेशियों में संकुचन की क्रिया होती है तो ये सीसन क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है या अलर्ट हो जाता है। फिर इसके द्वारा आसानी से वीर्य को मादा की योनि में प्रवेश करवा दिया जाता है। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा।